चलिए ओके। देखिए लास्ट टाइम डिस्कशन हमारा अटॉमिक साइज को लेके हो रहा था पीरियड का। तो वही हमारा लेक्चर अभी चल रहा है, बात ना करिए। टॉपिक इज अटॉमिक साइज। आपको लास्ट टाइम मैंने कहा था किसी भी एटम का साइज निकालने का मतलब होता है उसकी रेडियस निकालना। रेडियस को बोलते हैं साइज। एटॉमिक रेडियस सेम एज एटॉमिक साइज। बात ना करिए स्टूडेंट। और आपको एक बात और शेयर की थी मैंने, ये रेडियस निकालना आसान नहीं होता। प्रॉब्लम क्या होती है, जो यहाँ पे बाउंड्री है वो शार्प नहीं है, क्लियर बाउंड्री नहीं है। तो कोई भी इसको इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकता। कोई अगर इसको निकालने की कोशिश करेगा तो उसके रिजल्ट में एरर साइन। आपको पता ही की बात ये। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। हम एटम की हेल्प ही नहीं लेते, हम जानबूझ के क्या लेते थे, मोलिक्यूल, उसका अणु ले लेते थे। ये पिछली बार मैंने आपसे कहा था। जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन का ये मोलिक्यूल ले लिया और ये डिस्टेंस निकाल लिया। इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे को क्या मिल जाएगी, रेडियस। इसका हाफ करते ही हमें मिल जाएगी यहाँ पे रेडियस। दैट्स इंटरेस्टिंग है। जैसे हम रेडियस डिस्टेंस का हाफ करेंगे ना, ऑटोमेटिकली हमें रेडियस मिल जाएगी। हम समझा देते हैं। ये लास्ट टाइम मेरे को बताया था पॉइंट, देखो अभी नोट्स में है ये सब लोगों को। ये लास्ट टाइम के नोट्स में दिया हुआ है कैसे रेडियस निकाली गई थी, बताया था मैंने। आज हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस स्टडी करनी है। एक तो रेडियस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो डिस्कस करना। बाकी और भी बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आएंगी आज के लेक्चर में। तो एक जनरल प्रिंसिपल सिखाया था आपको लास्ट टाइम मैंने कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ कर दिया जाए। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ कर दें तो हमें रेडियस मिल जाती है। ये हमारा जनरल डिस्कशन लास्ट टाइम हुआ था। चलिए ओके। देखिए अब आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रेडियाई। अब रेडियस के ना टाइप्स होते हैं, त्रिज्याओं के प्रकार बोल सकते हैं इसको हिंदी में, टाइप्स ऑफ रेडियाई। ठीक है। जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, उसके प्रकार होते हैं। अब हमें सारी रेडियाई स्टडी करनी है। जैसे कि इसमें आती है कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट, सहसंयोजी त्रिज्या जिसको बोल सकते हैं हम लोग, कोवलेंट रेडियाई। देखो आपको सिखाते हैं कोवलेंट रेडियाई क्या होती है। चलो सब अटेंशन पे करना। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने एक मोलिक्यूल लिया, लेकिन मोलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड। देखो जैसे मैंने आपको कुछ मोलिक्यूल दे दिए, हाइड्रोजन मोलिक्यूल, क्लोरीन मोलिक्यूल, नाइट्रोजन मोलिक्यूल। लोगों को पता है इन सब में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन मोलिक्यूल लिया, ये मैंने बनाकर दिखाया भी था। ये मैंने हाइड्रोजन मोलिक्यूल ले लिया, अभी नोट मत करना, कुछ बातें थोड़ी डिफरेंट आएंगी। ये मैंने हाइड्रोजन का मोलिक्यूल ले लिया, उसका ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतर नाभिकीय दूरी, पिछली बारी मैंने आपको बताया था। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मैंने हाफ कर दिया। जैसे इसका हाफ किया मुझे रेडियस मिल गई। इस रेडियस का नाम क्या है, कोवलेंट रेडियस। क्या कहेंगे इसको, कोवलेंट रेडियस, सहसंयोजी त्रिज्या। अभी नोट मत कीजिएगा। हम इसलिए कह रहे हैं कोवलेंट क्योंकि एटम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है। इसे नाम रखा हमने कोवलेंट रेडियस। बोलो इज इट क्लियर। कितनी कॉमन सी बात है। ऐसी क्लोरीन मोलिक्यूल में होता है, हम सबको पता है हाँ कोवलेंट बॉन्ड है। ऐसी नाइट्रोजन मोलिक्यूल में होता है, तुम्हें पता है वहां कोवलेंट बॉन्ड है। तो जब भी कहीं कोवलेंट बॉन्ड हुआ करेगा ना, वहां हम निकालेंगे कोवलेंट रेडियस। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं डिफाइन भी कर सकता हूँ। व्हाट इज कोवलेंट रेडियस, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, half of internuclear distance when two atoms are two atoms are bonded through covalent bond. Two atoms are bonded through covalent bond. ये इंटरेस्टिंग बात है, उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, सहसंयोजी बंध। अगर कोवलेंट बॉन्ड होता है ना और आपने हाफ किया तो आपको मिलेगी 100% कोवलेंट रेडियस। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, अभी कोई लिखने वाली बात नहीं होगी। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें ना, कुछ लोग के माइंड में शायद ये आ भी रहा हो, जैसे मैंने इसको हल्का सा इसके ऊपर ओवरलैप करा दिया। ये एक्चुअल में होता है, ये मेरी बनाने की मिस्टेक नहीं है, ये रिलेटिव में होता है। ये हल्का सा पार्ट ओवरलैप कर जाता है। मैं इस बात को स्पेशली लिख रहा हूं। द फैक्ट इज दैट द फैक्ट इज दैट दिस रेडियस is found to be less than this radius is found to be less than is found to be less than expected
अब मीनिंग समझ पा रहे हैं? जितना हम सोचते हैं ना, रेडियस उससे क्या आती है, कम आती है, कम आती है। देखो ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट है, ये हल्का सा पार्ट ओवरलैप करेगा, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसके पीछे रीजन होता है बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होना। देखो सब अटेंशन पे करो, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का ये इंपैक्ट होता है, ये हल्का सा पार्ट ओवरलैप कर जाता है। जैसे पार्ट ओवरलैप किया मैंने हाफ कर दिया, तो आई विल गेट 100% रेडियस लेस देन एक्सपेक्टेड। इसको समझने की कोशिश करो। देखो ये आपका बहुत अच्छा असर्शन रीजन है कि रेडियस एक्सपेक्टेशन से कम क्यों आ रही है, उम्मीद से कम क्यों आ रही है। उसके पीछे रीजन है बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होना। बोलो इज इट क्लियर टू ऑल? आया सबको समझ? तो हमने एक रेडियस पढ़ ली, उसका नाम है कोवलेंट रेडियस, सहसंयोजी त्रिज्या। आज का हमारा प्रिंसिपल एक ही रहेगा, सिद्धांत हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक यही रहेगा कि हमें ये डिस्टेंस का हाफ करना होगा। वो अलग बात है वहां पे कौन कौन से बॉन्ड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। चलिए जरा इसको नोट कीजिएगा फटाफट। हमने पहला केस डिस्कस कर लिया, इसको नोट कर लीजिए। दैट इज फाउंड टू बी कोवलेंट रेडियस, सहसंयोजी त्रिज्या। ठीक है, इसका नाम है कोवलेंट रेडियस, हम इसे कहेंगे सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या बोलते हैं इसको। और ये एक्सपेक्टेशन से कम आती है, जितनी वैल्यू हम सोचते हैं उससे कम मिलती है। और कम मिलने के पीछे रीजन है कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रांग होना, प्रबल होना। आपस में इसलिए ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो ये था हमारा पहला केस, कोवलेंट रेडियस, सहसंयोजी त्रिज्या। ये बच्चों क्लियर हो गया? इट इज अ हाफ ऑफ internuclear distance when two atoms are bonded through covalent bond। तो ये होती है कोवलेंट रेडियाई, कोवलेंट रेडियस हमने डिस्कस कर लिया। अगर अब करें इसको, ठीक है, सब नोट कर लिया उम्मीद है। चलिए डन। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। मेटालिक, मेटालिक रेडियाई की बात करते हैं हम लोग। धात्विक, मेटालिक से मिल रहा है धातु का, धात्विक त्रिज्या। देखो अब हम क्या करते हैं, कुछ मेटल्स लेते हैं, जैसे लाइक मेटल है क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सब मेटल्स आपको पता है। पता है इन मेटल्स में क्या होता है, जो एटम जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, मेटालिक बॉन्ड से। मेटालिक बॉन्ड, देखो सब ध्यान देना, मान लीजिए मेरे पास दो एटम है क्रोमियम के, एक एटम क्रोमियम का ये है, और दूसरा एटम ये है, ये भी क्रोमियम का ही एटम है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध कहते हैं हिंदी में। और फिर मैंने वही किया, प्रिंसिपल वही लगाना है, हमें हाफ करना है ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जैसे ही मैंने हाफ किया ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट क्या आ गया, मेटालिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या। हम इसे कहेंगे मेटालिक रेडियस, इसका नाम है धात्विक त्रिज्या। बोलो इज इट क्लियर? कितना सिंपल हो गया, जस्ट हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करना पड़ेगा, द रिजल्ट इज टर्म्ड एज मेटालिक रेडियस कॉल्ड धात्विक त्रिज्या। बोलो इज इट क्लियर? अच्छा ये एक्सपेक्टेशन से कम नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके पीछे रीजन है बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था। अभी नोट मत कीजिएगा, देखो इसका डायग्राम बिल्कुल मैंने परफेक्ट बनाया। पहले मैंने हल्का सा ओवरलैप कराया था, इस बार ओवरलैप क्यों नहीं कराया, बिकॉज ये बिल्कुल परफेक्ट रहती है। इसके अंदर वो स्ट्रेंथ वाली बात नहीं है जो स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड में होती है। अभी नोट मत करना प्लीज।
एक होती है वेंडरवॉल्स रेडियस, वेंडरवॉल त्रिज्या, उसको हम वेंडरवॉल्स रेडियस कहते हैं, वैसे कहते हैं वेंडरवॉल्स त्रिज्या। देखो अभी समझ, अब वेंडरवॉल, आपको पता है वेंडरवॉल फोर्स कहाँ पे काम करती है? आपने सुना है वेंडरवॉल बल? सबने पढ़ा हुआ उम्मीद है। वेंडरवॉल फोर्स कहाँ काम करती है? ये फोर्स कहाँ होती है? वेंडरवॉल फोर्स कहाँ है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। देखो ये तो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऐसा और ले लो आप, इनके बीच में, देखो देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान देना, जो इनके बीच में फोर्स प्ले कर रही है, जो कि डॉटेड दिखा रहा हूं ना, ये फोर्स है। इसको हम बल कहेंगे, बल। क्या बोलते हैं इस फोर्स को? इसको बोलते हैं वेंडरवॉल फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या होता है? वेंडरवॉल फोर्स। इसे कहते हैं वेंडरवॉल बल। आ रहा है सबको समझ? देखो अभी नोट मत करना, ये वाली फोर्स कहाँ होती है? मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। आप दो मॉलिक्यूल लो, किसी भी चीज के दो मॉलिक्यूल ले लो, उनके बीच में पक्का वेंडरवॉल फोर्स होगी। अब देखो मैंने क्या किया, सब बच्चे यहाँ पे अटेंशन पे करें। अगर मैंने फिर वही देखो हमारा प्रिंसिपल शुरू से चल रहा है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, और डिस्टेंस कैलकुलेट करके मैंने हाफ कर दिया। देखो इसका हाफ कर दिया। कुछ लोगों को लगेगा कि वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये तो गैप है, ऐसा होता है इसके अंदर। ये रेडियस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होती है। देखो समझने की कोशिश करो, ये मैंने हाफ किया, देखो मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ डायग्राम में, ये मैंने हाफ कर दिया। अगर मैंने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ये डिस्टेंस वेंडरवॉल रेडियस है, और नो डाउट, बिल्कुल सही है आपका डाउट, ये इट इज मोर देन एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होती है। सब बच्चे ध्यान देना, इट इज मोर देन एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेशन से आपको हायर मिलेगी। क्यों ज्यादा मिलेगी? बिकॉज वेंडोवर फोर्सेस वीक फोर्स, वेंडोवर फोर्सेस वीक फोर्स, ये बल बहुत कमजोर होता है ना, हल्का सा गैप रहेगा ही रहेगा। देखो सब बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे गैप रहेगा ही रहेगा, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम जितना मर्जी गैस को कूल कर ले, ठंडा कर ले, मॉलिक्यूल्स को जितना मर्जी पास ले आए, यहाँ पे गैप छूटेगा ही छूटेगा। तो ये रेडियस मोर देन एक्सपेक्टेशन आएगी, उम्मीद से ज्यादा आएगी। अभी किसी को लिखना नहीं है, बोलो क्लियर हो गया? देखो हमने तीन तरह की रेडियस पढ़ ली है, वेंडरवॉल, मेटालिक, और एक पढ़ी थी इससे पहले कोवलेंट। मैं इनका ऑर्डर बना देता हूँ, देखो इनका ऑर्डर बना रहा हूँ। सबसे बड़ी रेडियस कौन सी आ रही है? वेंडरवॉल। उसके बाद कौन सी आ रही थी? मेटालिक। कोवलेंट तो बहुत एक्सपेक्टेशन से कम है ना, सबसे छोटी होती है कोवलेंट। देखो आपका एक एमसीक्यू रेडी हो गई, कि आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं नीट के अंदर। बिल्कुल ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, और रीजन के साथ पता होना चाहिए। कोवलेंट एक्सपेक्टेशन से कम है, उम्मीद से कम है, ये एक्सपेक्टेशन से हायर है, तो उसके पीछे लॉजिक्स क्या क्या है? हो सकता है वो डायग्राम बना के, ये डायग्राम आ जाए एग्जाम में आपके, और डायग्राम में ये डिस्टेंस को वो हाईलाइट कर रहे हो, और ये पूछ रहे हैं कौन सी रेडियस है। तो आपको पता होगी जब भी दो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में, ये दो मॉलिक्यूल है, देखो ये मॉलिक्यूल अलग है, ये अलग है, इनके बीच में क्या प्ले कर रही है? वेंडरवॉल फोर्स, वेंडरवॉल बल। आपको पता है जो वेंडरवॉल फोर्स होता है ना, वेंडरवॉल फोर्स को पता है क्या बोलते हैं? इंटर मोलिकुलर फोर्स। अब आप इस वर्ड को खुद समझ सकते हैं, अंतर आणविक बल, इसको इंटरमोगुलर फोर्स बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं अंतर आणविक बल। चलिए डायग्राम बनाइए सब लोग, तो ठीक है सब इसको सिस्टमेटिक है। इंपॉर्टेंट कंसर्न है बिल्कुल, कि कैसे इस रेडियस को निकाला जाता है, कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है, कौन सी वैल्यू कम आ रही है। एक रेडियस अभी और होती है, उसको आयनिक रेडियस कहते हैं, उसको निकालने का भी ये नहीं होता है। उसको निकालने के लिए हमें चैप्टर सॉलिड स्टेट, उसमें क्रिस्टल्स को स्टडी करना पड़ेगा। एक आयनिक रेडियस की होती है, आयनिक त्रिज्या कहते हैं उसको। इसमें भी ये ओवरलैप है? ना इसमें, ना इसमें, ये तो आपस में एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं। हाँ ये तो अलग स्टोरी है, आपको ये चीज देखनी है। देखो ये जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे गैप रहेगा, यहाँ हल्की सी दूरी रहेगी रहेगी। उसका रीजन होता है क्योंकि ये फोर्स वीक होती है। इज इट क्लियर? ये ओवरलैप करे डजेंट मैटर, इससे हमारा मतलब नहीं, हमारा मतलब तो इससे है।
ठीक है, डिस्टेंस छूटता है, गैप रहेगा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, समय नोट कर लिया उम्मीद है, करिए आराम से, ऑर्डर नोट करिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई बहुत आता है कॉम्पिटिशन में, आपको नीट में सच मिल सकता है क्वेश्चन। चलिए, उम्मीद है हमने ये सब डिस्कशन कर लिया, रेडियस का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बोलो मत, काम करो अपना, जैसे नोट कर लिया करे ना उसको पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा उसको रिवाइज कर लो, दिमाग में बैठ जाए बात। चलिए आगे चले, इसके बाद नेक्स्ट रेडियस होती है, उसको आयनिक रेडियस कहते हैं, आयनिक आयनिक त्रिज्या। उसको निकालने का ये प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, आप एक लाइन नोट कर सकते हो, हेडिंग इज आयनिक रेडियाई, लिखो, हेडिंग नेम इज आयनिक रेडियाई, एक लाइन नोट कर लीजिए, इट इज नॉट कैलकुलेटेड इन दिस वे, इट इज नॉट कैलकुलेटेड इन दिस वे, इट इज नॉट कैलकुलेटेड इन दिस वे, मतलब उसको इस तरह से निकाला नहीं जाता है, इट इज नॉट कैलकुलेटेड इन दिस वे। देखो ये भी आपका एक एमसीक्यू बनता है, चार रेडियस के नाम देके बोला किस केस में हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं करते, ये बात पूछी जा सकती है, इसका आंसर है आयनिक रेडियस। देखो अब सुनिए, जरा इसको रियलाइज भी करिए, देखो, देखो आप जरा खुद सोच के बताना, मेरे पास ना एक एक आयनिक कंपाउंड है लिथियम आयोडाइड, ध्यान देना ये आयनिक कंपाउंड है, या एक काम करते हैं लिथियम फ्लोराइड ले लेते हैं, डजंट मैटर। चलिए एक मिनट, हमने एक कंपाउंड ले लिया, सोडियम फ्लोराइड ले लिया, कोई बात नहीं। अब पता है क्या होता है, सोडियम का आयन तो बहुत बड़ा होता है, ये सोडियम आयन है, और फ्लोराइड बहुत छोटा होता है, ठीक है। अच्छा आप खुद सोच के बताओ, अपने दिमाग से बताना, क्या मैं इस बार इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के आधा कर दूं, क्या मुझे इस बार अलाउड होगा इसका हाफ कर दूं? देखो इसका हाफ तो यहाँ बैठेगा, बताओ, ऐसा करने से क्या सोडियम आयन की सही रेडियस आएगी? क्या फ्लोराइड की सही रेडियस आएगी? बिल्कुल भी नहीं, इतनी ज्यादा एरर आएगी कि वो बिल्कुल मानी नहीं जाएगी। ये प्रिंसिपल यहाँ पे काम ही नहीं करता, यहाँ पे नहीं सिद्धांत काम करता, यहाँ पे तरीका अलग है, उसके लिए हमें क्रिस्टल की हेल्प लेनी पड़ती है। आप एक लाइन लिख सकते हैं बस, क्योंकि वो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, पहले कभी था, इट इज कैलकुलेटेड, पहले बोला मैंने दिस, इट इज नॉट कैलकुलेटेड इन दिस वे, फिर आगे लिखो इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स, इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स, इसमें ना क्रिस्टल की हेल्प नहीं पड़ती, तो वो अलग तरह की साइंस होती है, वो चीज यहाँ पे नहीं चल पाएगी। ठीक है, फाइनल हो गया। और एक बात और है, हम इसे किसी ऑर्डर में लिख भी नहीं पाएंगे, किसी ने बोल दिया कि सबसे बड़ी है छोटी है, कहीं उसको अरेंज भी नहीं करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे सिर्फ वेंड्रोवॉल में, कोवलेंट में और मेटालिक में, इट शुड बी क्लियर टू ऑल। तो इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ये डिस्कशन हमारा पूरा हुआ। अगर हेडिंग नोट कीजिए इसके बाद, देखो अब एक बड़ी इसी टॉपिक का पार्ट है, रेडियस का ही पार्ट है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी जरा उसको रियलाइज करना, अब सब अटेंशन पे करेंगे। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे कोई एटम है, देखो मैं एक एटम का ना एक क्लासिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अब लिखना बंद करके यहाँ ध्यान दो, ये मैंने एक परमाणु बनाया, एटम क्लासिकल स्ट्रक्चर है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, सबको पता है इस तरह से। देखो मैं एक क्लासिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सब बच्चे यहाँ देख लें, बिल्कुल अटेंशन यहाँ पे करें। देखो अब क्या होता है, यार ध्यान देना, आपको पता है इस न्यूक्लियस का यहाँ पे काम क्या है, ये नाभिक क्या कर रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, इन सबको आकर्षित करके रखना, इन सबको बांध के रखना, कई इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर ना निकलना है। बोलो, ये स्कूल है, कॉलेज है हमारा, इसमें बिल्डिंग बनी हुई है, चारों तरफ बाउंड्री है, एक गेट कीपर भी है, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, इनका रोल क्या है कि स्टूडेंट अंदर रहे, एक डिसिप्लिन वे में कॉलेज चले। देखो न्यूक्लियस का काम होता है सबको अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, देखो ये सब अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा
लेकिन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे होते हैं? रिपल्शन। इनके पीछे प्रतिकर्षण हो रहा है, ये यहां से बाहर निकलना चाहते हैं। देखो समझो आप, किसी भी एटम में दो फोर्स काम करती है, दो फोर्स, दो बल काम करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स और एक क्या होती है? रिपल्सिव फोर्स। देखो इनमें लड़ाई चलती रहती है, बात मत करिए। देखो इन दोनों में आपस में डिस्प्यूट है, ये अपोजिट नेचर की है। अट्रैक्टिव फोर्स चाहती है कि एटम बना रहे, और रिपल्सिव फोर्स चाहती है कि एटम खत्म हो जाए, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए। जैसे आपने देखा होगा हमारे अंदर भी दो तरह की एनर्जी होती है। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, एक फोर्स आपको कोई, जैसे आप बिल्कुल नहीं स्टडी कर रहे हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़े, तो अंदर से ना आपको खुद ही फील होगा यार, एक अंदर से फोर्स आएगी कि आप स्टडी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। बहुत टाइम किल हो रहा है, कुछ ज्यादा इंजॉयमेंट कर रहे हैं हम लोग। बोलो होता नहीं होता? तो हमारे अंदर दो फोर्स होती, कभी कभी ठीक है। कभी कभी क्या हुआ, हमारे अंदर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करी, हम बिल्कुल नहीं स्टडी कर रहे, सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जिस दिन अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगी, हमारा खुद पढ़ने का मन करेगा कि मेरे को पढ़ना है। तो इस तरह का ना एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे दो फोर्स का रोल है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अभी नोट मत करना प्लीज। अगर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा हो गई, मान लेते हैं, ऐसे जनरल बात करते हैं, तो एटम ना छोटा होता है। सच एटम इज स्मॉल इन साइज। वो एटम छोटा होता है, वो एटम छोटा मिलेगा आपको, स्मॉल इन साइज मिलेगा। और जहां इसका उल्टा हो गया, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगी, वो एटम क्या हुआ? वो एटम बड़ा होगा, वो बिग इन साइज हो गया। बोलो बात क्लियर होगी? एक जनरल परसेप्शन है, एक जनरल परसेप्शन है, एटम का साइज अगर बड़ा हो रहा है तो स्मॉल इन साइज, और सॉरी अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो स्मॉल इन साइज, रिपल्शन ज्यादा होता है बिग इन साइज। एक जनरल व्यू है, इसको देखो, समझो, महसूस करो सब। ओके, अभी लिखने का चांस आपको दे देंगे। बताओ सब एग्री हो गए? ऐसी कोई बात स्पेशल है नहीं, नॉर्मल सी बात है बिल्कुल। ठीक है, अभी भी किसी को, चलो जल्दी से, किसी को कुछ कॉपी करना करो, अगर लिखना चाहता है तो कोई लिख ले फटाफट, जो भी करना है मेरे को उसको रिमूव करके नेक्स्ट टॉपिक पे आना। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, ये तो एक जनरल बात हो रही है, एक कॉमन सी बात है, चाहे ना भी लिखने आपको पता ही होगा। एक न्यूक्लियस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, सबको दिख रहा है। ठीक है, तो नाभिक का काम होता है सबको जोड़ के रखना, बाउंड करके रखो। और इलेक्ट्रॉन का काम होता है आपस में रिपल्शन करके यहां से बाहर निकल जाए, चले जाए यहाँ से। चले, क्लियर सोफा? कितनी कॉमन सी बात है, बिल्कुल कोई भी समझ सकता है। एक स्कूल में, कॉलेज में प्रिंसिपल है या टीचर्स है, उनका रोल भी इस तरह से होता है, ऐसे न्यूक्लियस कर रहा है। चलिए, होपफुली ये तो क्लियर गया ना, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब देखो इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, देखो जरा सब इसको रियलाइज करना प्लीज जरा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी आ रही है आज, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आगे पूरा चैप्टर ना इसी टर्म के ऊपर रहेगा, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं ईएनसी। देखो एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसको शॉर्ट में ईएनसी कहा जाता है। नाम है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हिंदी नाम होता है इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखो ये प्रभावी वर्ड का मतलब क्या है, जरा इसको फील करना है, जरा सब अटेंटिव हो जाए, यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। एक छोटा एक सवाल पूछूंगा आपसे। एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके चारों तरफ बहुत सारे शेल्स बने हुए हैं, क्लासिकल स्ट्रक्चर बना दिया हमने एटम का, और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये हमारी क्लासिकल थ्योरी है, जो हम छोटी क्लासेस में स्टडी करते हैं, हमने ही सीखा था यहाँ पे। जबकि आजकल की मॉडर्न साइंस इसमें ट्रस्ट नहीं करती है, अब ये सब पुरानी बातें हो गई। चलो फिर भी हम इस थ्योरी को लेके चलते हैं, जरा ध्यान देना। देखो मान लेते हैं इस न्यूक्लियस में, ऐसे एज्यूम कर लो 50 कूलम चार्ज है, 50 कूलम चार्ज, 50 कूलम चार्ज है। वाइस, मेरा एक सवाल है, क्या ये सारा का सारा चार्ज, आप ही बताना, आप खड़े जाओ मेरे तो फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, क्या ये सारा का सारा चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर रहा है? हाँ या ना में आंसर दो, क्या ये सारा चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर रहा है? क्यों? इसका रीजन भी दो, क्यों इसी के ऊपर क्यों काम कर रहा है सारा चार्ज? क्या ये सारा चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर रहा है? आप साथ में बैठे हैं, बताइए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सोच तो लीजिए, बताइए। खड़े नहीं हो सकते क्या? क्या ये सारा चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर रहा है?
चलो, और आपके साथ में बैठे आपको कुछ कहना है इस बारे में? एक तो ये मना नहीं करते कि मुझे नहीं पता, कोशिश तो करो। इसका आंसर है नहीं। ये सारा चार्ज यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन भी तो है, उसे उनको भी तो अट्रैक्ट करना है ना, उनको भी तो आकर्षित करना है। देखो आप, आपकी अगर बात की ना, ये सारा चार्ज यहाँ पे काम नहीं कर रहा, इसका कुछ पार्ट यहाँ पे काम कर रहा है। फैक्ट इज दैट है, बहुत सारा चार्ज तो यहाँ वेस्ट हो गया, बहुत सारा चार्ज यहाँ वेस्ट हो चुका है। जो चार्ज फाइनली यहाँ पे एक्ट करेगा उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिक की आवेश। बड़ी कॉमन सी बात है। ये सारा चार्ज वहां पे काम ही नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये सब इलेक्ट्रॉन ना होते, अकेला इलेक्ट्रॉन होता, तो हम कहते हैं सारा चार्ज यहाँ पे काम करेगा। बड़ी कॉमन सी बात है। इसको निकाल बैठ जाओ, इसको निकालने का एक मेथड भी होता है। इसको रिप्रेजेंट सिंबल से करते हैं। इसको निकालने के लिए एक मैथ सी लगाना पड़ता है। इसको जेड स्टार बोलेंगे हम लोग आगे, जेड स्टार। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक। अब देखो, इस सिग्मा का एक स्पेशल नाम है, फिर जरा ध्यान देना सब लोग। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे हैं ना, ये सबके सब क्या कर रहे होते हैं? इस न्यूक्लियस को ना शील्ड कर रहे होते हैं। शील्ड, शील्ड बोल दो या स्क्रीन कर दो। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग जानते हैं ना? ऐसे स्क्रीनिंग कर दी, पर्दा बना दिया। स्क्रीन करना, शील्डिंग। इसको शील्डिंग भी कहा जाता है। ऐसे घेरने को हम शील्डिंग कहते हैं। द फैक्ट इज दैट है। देखो, नोट नहीं करना बिल्कुल भी। क्या हो रहा है, सारा का सारा चार्ज इस टाइम इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। बहुत सारा चार्ज यहाँ वेस्ट हो गया। बहुत सारा चार्ज ऐसा है जो यहाँ पे भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है। ऐसे घटते घटते जो फाइनली चार्ज यहाँ पे काम करता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो, अभी नोट मत करना। जेड तो एटॉमिक नंबर है, इस सिग्मा का स्पेशल नाम होता है, इसे कहते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट। ये वर्ड पता कहां से है? क्योंकि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे होते हैं। थोड़ा समझो, न्यूक्लियस शील्ड और स्क्रीनिंग का मतलब होता है ऐसे घेरना बस। ये जो पर्दा बना हुआ है ना, ये पर्दा कवर बना हुआ है, कवरिंग बोल दो आप। ये कवरिंग बनाना काम होता है इसका, आपने सुना होगा। अब जो चार्ज फाइनली यहाँ पे काम करेगा, कुछ तो चार्ज बचेगा ना, घटते 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 घटते, उसको बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और केमिस्ट्री में ना एटम का सारा सारा जो काम होता है वो एक चार्ज करता है। इस चार्ज के ऊपर सबको डिपेंड करता है। जैसे एक छोटा एग्जांपल है, देखो, मान लो हम अपने रूटीन की बात करते हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट है, मैं आपका टीचर हो गया। आप पढ़ते हैं, मेरा काम भी पढ़ने का है। क्या हम में से कोई भी 24 आवर्स पढ़ सकता है? क्या हम 24 घंटे पढ़ सकते हैं? नहीं। इसमें से बहुत सारा टाइम ऐसा है, देखो, हमें सोना भी है, रेस्ट करना बहुत जरूरी है। घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, नो डाउट ये। और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ऐसे करते करते अगर हम 24 में से अगर हम ओनेस्टली 7 आवर्स, 6 आवर्स बचा लें और इनको पढ़ने में लगा दें, तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब ऐसा भी नहीं कि हम सारा टाइम वेस्ट ही कर दें, लेकिन हमारे पास यही टाइम बचता है जो हम अपनी स्टडी पे लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये, दैट इज समटाइम्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये टाइम जो बचता है। तो अब यही स्टोरी यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं? राइट डाउन द चार्ज। लिखो, पहले नोट करो एक लाइन। द चार्ज विच फाइनली एक्ट्स, द चार्ज, जिसको हिंदी में आवेश कहते हैं, विच फाइनली एक्ट्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द चार्ज विच फाइनली एक्ट्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द चार्ज विच फाइनली एक्ट्स, एक्ट का मतलब होता है कार्य करना, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसको निकालने का मैथ सी होता है, ये आप हाईलाइट करना कर सकते हो, मर्जी है आपकी। जल्दी से, जेड स्टार इज टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट। जेड एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक। और जेड स्टार को बोलते हैं, रिमेंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ईएनसी कहते हैं शॉर्ट में, ईएनसी। आगे से ईएनसी बोला करें क्लास में। तो जो ये आखिरी में चार्ज बचता है ना, सारा काम यही कर रहा होता है, इसी का ही रोल है।
हमारे पास 24 घंटे है, तो 24 आवर्स का रोल नहीं है। हम 24 आवर्स में कितने घंटे बचा सकते हैं अपने लिए, इसका रोल है। एक काम तो सबको करने हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है, आपको भी करना है, मुझे भी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें टाइम बचाना है, सेव करना है। जितना हम टाइम ज्यादा बचा सकते हैं अपने पढ़ने में लगा सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, उम्मीद है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं, जेड स्टार क्या होता है। अब अगले स्टेप पे आते हैं, देखिए नोट मत कीजिएगा अभी। देखो अब एक बात और है, आपके सिलेबस में ना ये कैलकुलेट करना नहीं, वरना तो इसकी भी स्टडी होती है। हम इसे कैलकुलेट करके यहाँ से माइनस करके ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं। अब आपके सिलेबस में ये नहीं है, ना नीट में, ना जेई मेंस में नहीं। अब आपको ना एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या है वो, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, पता है क्या होता है, ये ग्रुप नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो बच्चे, ये अगर हम ये मैथ सीख जाए और इसे कैलकुलेट करके पता लगा लें, तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। ये रूल है, इन जनरल ऐसा होता है। इन जनरल है ये, मतलब सामान्यतः देखा गया ग्रुप नंबर का ईएनसी के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है। एक बार आप भी ऐसे हाईलाइट कर लो, ग्रुप नंबर का ईएनसी के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट। जितनी वर्ग संख्या ज्यादा होगी, उतना प्रभावी नाप के आवेश ज्यादा होगा। तो प्रभावी नाप के आवेश और ग्रुप संख्या, ग्रुप नंबर दोनों का रिलेशनशिप डायरेक्ट है। ये थोड़ी बातें ना ध्यान रखनी पड़ती है, बात मत करिए बिल्कुल भी। अब देखो, मैं यहां से एक रिजल्ट निकाल रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। देखिए अब सुनिएगा, देखो हमारी ये टेबल है, सब ध्यान ध्यान दो। हमें पता है, हम अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो ग्रुप नंबर बढ़ता है। ग्रुप नंबर 1 2 3 4, ग्रुप नंबर बढ़ रहा है। अच्छा, अगर ऐसे ग्रुप नंबर बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। हाँ, अंडरस्टूड, अभी लिखवाया था मैंने। ऐसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हुआ, साइज, बताओ, साइज घटेगा। बिकॉज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको उतना अंदर आना पड़ेगा। देखो साइज घटेगा। देखो नोट मत कीजिएगा, साइज का ईएनसी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी को लिखना नहीं, देखो बिल्कुल भी। इससे एक कंक्लूजन और निकल के आया, जब आप टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे अलोंग अ पीरियड, एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे, तो साइज घटेगा। देख लो आपके सामने ईएनसी बढ़ रहा है ना, देखो साइज ऐसे घटता है, ये वेल नोन है केमिस्ट्री के अंदर। एक जनरल परसेप्शन है, आप टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज घट रहा है, और डाउन द ग्रुप क्या हुआ। अब सुनिए, अब सुनिए सुनिए सुनिए, ये एक ही ग्रुप है। देखो बच्चों, एक ही ग्रुप है, ये एक ही वर्ग, किसी को भी ले लो आप डजंट मैटर, ले लो, एक ही ग्रुप है। पता है एक ग्रुप होने से क्या हो रहा है, ईएनसी सेम हो रहा है, ईएनसी सेम, लेकिन क्या बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आपस में रिपल्शन और ज्यादा होगा। देखो जितना रिपल्शन यहाँ होगा, उससे ज्यादा रिपल्शन यहाँ होगा, उतना रिपल्शन यहाँ होगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ रही है ऐसे। रिपल्सिव फोर्स बढ़ने का मतलब है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना। साइज बढ़ रहा है, देखो रिपल्सिव फोर्स बढ़ रही है ना। बोलो, आ रहा है समझ। मतलब ये केमिस्ट्री का एक जनरल रूल है, आप कभी भी देख लो, जब टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज घटेगा, और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। तो ये भी कंक्लूजन लिख लो, ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। ये इनसे सेम है। अच्छे प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहे होते हैं ना, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारा ईएनसी नियरली सेम आता है। ये फैक्ट है, वो चक्कर क्या, उसको निकालना सिलेबस में नहीं है, वरना उसको निकाल के दिखाया भी पता लग जाएगा, ईएनसी सेम मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली सेम मिलेगा। वहां पर रिपल्शन का डोमिनेशन होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन ज्यादा करेंगे, तो उस प्रतिकर्षण से साइज बढ़ता है। इसलिए केमिस्ट्री बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज घटता है और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एक जनरल पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, सब नोट कर लिया उम्मीद है। रीजन पता होना चाहिए, देखिए रीजन क्लियर होने चाहिए आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट तो किसी को नहीं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हो रहा है, जरा इसको भी रियलाइज करना, यहाँ से भी क्वेश्चन नीट में हर साल मिलता है, इसको हटा दूं अब मैं। देखिए अब सुनिए रहा ध्यान से, इस बार हम एक सोडियम कोई एटम लेते हैं, लाइक सोडियम, ये ले लिया हमने उसका कैटायन। देखो स्टूडेंट जरा ध्यान दो, किसने पूछा इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, चलो पता लगाते हैं। देखिए सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया,
सबको दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन चला गया। बताओ इलेक्ट्रॉन के जाने से ईएनसी पे क्या फर्क पड़ा। अब देखो एक मिनट रुक जाओ सब लोग, सोच समझ के आंसर दो। ईएनसी निकालने का ये फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन के जाने से ईएनसी पे क्या फर्क पड़ा। इलेक्ट्रॉन के जाने से ईएनसी पे क्या फर्क पड़ा। अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन चले गए तो न्यूक्लियस के लिए बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना इजी हो गया। वेरी गुड, आसान हो गया। ईएनसी बढ़ गया। देखो सुन लो, एक मिनट जरा देखते रहो, लिखो मत अभी कोई भी स्टूडेंट। पहले क्या हो रहा था, इसके न्यूक्लियस को 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना था, अब 10 करने पड़ रहे हैं। देखो आप, इलेक्ट्रॉन घट गए। देखो आप, अब 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, पहले 11 को करना पड़ रहा था। इस बार न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अच्छे से आकर्षित करेगा, अंदर खींच लेगा, तो साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। देखो नोट मत करना, कोई भी कैटायन अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, छोटा होता है। अगर आप सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो क्या होगा, वो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस बाकी इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। एक और निकालने से क्या होगा, वो और छोटा हो जाएगा। देखो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो सोडियम का एटम, सोडियम कैटायन, उसके बाद 2+3+ से 100% बड़ा मिलेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अच्छे से आपको आना चाहिए। अभी नोट मत करना प्लीज। अब अभी काम करते हैं। अब इसका रिवर्स केस लेके चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। अगर बाहर से आ गया तो न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्ट करना मुश्किल हो गया, हार्ड हो गया, ईएनसी कम हो गया। इस बार कौन बड़ा हो गया, सीएल नेगेटिव बड़ा हो गया। देखो इस बार एनायन बड़ा हो गया। अगर Cl2 नेगेटिव होगा तो और भी बड़ा होगा, 3 नेगेटिव तो और भी बड़ा होगा। बोलो आ रहा है कुछ समझ। अभी नोट मत करना, कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक आपको रिजल्ट और बताऊं, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्या बोला मैंने, क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनके इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, सेम होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। पता क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उतना साइज छोटा होता है, और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है उतना साइज बड़ा होता है। ये एक जनरल रूल है, ध्यान रखना। अभी नोट मत करना। मोर द पॉजिटिव चार्ज लेसर द साइज, एंड मोर द नेगेटिव चार्ज बिगर द साइज। देखना इसके ऊपर इस फंडामेंटल से भी नीट में 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। नोट करो यार इसको आप, नोट कीजिए, बात मत करिए वो स्टूडेंट, आराम से इसको समझ भी लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लो। क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही मिलना है।
समझिए, हम कोई छोटी सी एप्लीकेशन ट्राई करते हैं इसकी, क्वेश्चन लिखिए, बात ना करिए कोई भी स्टूडेंट। देखिए, व्हाट आर द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन नोट करिए, बात ना करिए। व्हाट आर द फॉलोइंग स्पीशीज कॉल्ड? व्हाट आर द फॉलोइंग स्पीशीज कॉल्ड? व्हाट आर द फॉलोइंग स्पीशीज कॉल्ड? नोट कर लीजिए इन सबको। व्हाट आर द फॉलोइंग स्पीशीज कॉल्ड? एक तो इन्हें क्या कहते हैं? अब इस क्वेश्चन एक पार्ट और भी है। अरेंज देम increasing order of radii. Arrange them increasing order of radii. Arrange them increasing order of radii. देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पे। What are the following species called? एक तो इन्हें क्या कहते हैं, और सेकंड पार्ट है इसका, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। नोट कर लीजिए, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। अब करिए फटाफट, दोनों क्वेश्चन करके दिखाइए, दोनों पार्ट कीजिए। What are the following species called and arrange them in the increasing order of radii? कीजिए कीजिए, फटाफट कीजिए जिससे करना है इस क्वेश्चन को।
नहीं स्टूडेंट्स बातें नहीं। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया उम्मीद है। व्हाट आर द फॉलोइंग स्पीशीज कॉल्ड? गुड गुड गुड, देखो शी इज राइट है। इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखो बच्चे, क्या कहते हैं इनको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक? हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो इनके इलेक्ट्रॉन बराबर है। जरा एक मिनट रुकेंगे सब लोग, जरा रुक जाए एक मिनट के लिए, सब बोर्ड पे ध्यान दें। चलो फिर गर्ल्स में से बताओ, कोई लास्ट रो में बैठे हुए कॉर्नर में बैठी हैं, बताइए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। साथ में बैठी हैं, आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ये क्यों है 3? 3 निगेटिव चार्ज से 3 इलेक्ट्रॉन है। चलिए गुड, इनके साथ बैठी हैं, जल्दी बताइए, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट बैठी हुई, आप कुछ भी नहीं कहेंगे? कितने इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अच्छी, कितने इलेक्ट्रॉन है इनके पास? 13। वाई 13? 10 उसके खुद के हैं। अच्छा, 10 क्यों है खुद के? बैठ जाइए। 10 क्यों है खुद के? आप बताइए, साथ में बैठेंगे, अरे पीछे बात मत करिए, को भी स्टार्ट। हाँ, क्यों? शी इज राइट। 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसका टॉमिक नंबर 7 होता है। परमाणु क्रमांक 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे और 3 बार से आए। 10। अब रुक जाइए, मत लिखिए अभी, अब इसकी बात करते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बता बॉयज में से, आप बताओ। क्यों 10? इसका टॉमिक नंबर कितना है? 11। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 10 इसलिए रन 10। चलो, और को बताइए इसके पास कितने हैं? हाँ, 8 होता है इसका टॉमिक नंबर। 2 आ गए, 10 हो गए, है ना? फ्लोरीन के पास 9, एक बार से आया, 10। मैग्नीशियम का टॉमिक नंबर 12, 2 चले गए, 10। 13 माइनस 3, 10। और इसका टॉमिक नंबर होता ही 10 है। आई बात समझ? सबके इलेक्ट्रॉन बराबर है। ये सबके सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सम इलेक्ट्रॉनिक। आई बात सबको समझ? अब इनको लिख के दिखाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई, फटाफट जल्दी से ऑर्डर बनाओ। बढ़ता हुआ क्रम बनाओ इनकी त्रिज्या का, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, टाइम वेस्ट करो। बस फॉलो मत बिल्कुल, जल्दी बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई क्या बनेगा? सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करते करते एक ऑर्डर बनेगा, जल्दी बनाइए। हमें चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। हो गया? बताओ क्या आंसर है? सबसे छोटा कौन बॉयज में से? बताओ सबसे छोटा कौन? बताओ सबसे छोटा कौन? हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, प्राची बताओ। बोलो। एल्यूमिनियम, Al3+ बोलो। चलो गुड, सही करेंगे आप। उसके बाद Mg2 पॉजिटिव, देन सोडियम आयन Na+, देन नियोन, वेरी गुड नियोन। उसके बाद F नेगेटिव क्लोराइड, देन O2 नेगेटिव, और लास्ट में वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन करना आपको आगे, ये 100% आएगा नीट में। ऐसी प्रॉब्लम ना बिल्कुल आती है, हर साल ही आती है। ठीक है, नोट करो, जैसे करना कर ले फटाफट, हम अगले स्टेप पे आ रहे हैं। अब हमारी एक पीरियोडिक ओवरटी पूरी हो गई है। अब हम बात करेंगे इसके बाद आयनाइजेशन थैलेपी। बोलो भाई, नोट करो उसको फटाफट, जिसको लिखना लिख ली, बट जल्दी कर। अभी कहा था जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उतना साइज छोटा होता है, और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है उतना साइज बड़ा होता है। अभी कहा था ना मैंने आपसे, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? ठीक है, आगे सबको समझ? अब आप इसको ना अप्लाई करके इसे परफेक्शन लाओ, इसकी प्रैक्टिस करो, कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलो हटा देते हैं इसको। अब अगला हेडिंग है हमारी नेक्स्ट पीरियोडिक ओवरटी है।
उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं इसको? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसका हिंदी नाम होता है आयनन ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको? आयनन ऊर्जा। इसका हिंदी नेम है। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको थोरोली देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका नाम होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, और हिंदी में नहीं बोलते हैं आयनन ऊर्जा। चलो, ठीक है बच्चों, करते हैं स्टार्ट। आप पहले मुझे ये बताओ, आयनाइजेशन किसे कहते हैं? चलो, बॉयज में से करे को स्टार्ट, बताया करो, डरा मत करो, अपनी बात को बोलते हैं। क्या होता है आयनाइजेशन? क्या होता है आयनन? बताओ, बोलो, बताना चाहते हो तो बताओ, आराम से कॉन्फिडेंस से बताओ, आयनन क्या होता है? गर्ल्स में से बैठे हैं आप, फर्स्ट वाले लोग बोले, इनसे बोलना, पीछे बैठे हैं, बताइए क्या होता है आयनन? अगर आप हिंदी मीडियम से तो आयनन बता दीजिए, अदरवाइज व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन? किसी को पता है क्या होता है आयनाइजेशन? आप बताओ। नहीं नहीं, देखिए यहीं पे सुन लीजिए, यहीं पे मिस्टेक हो गई। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। दैट्स इंटरेस्टिंग, ये वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है केमिस्ट्री में। सब ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है और आ भी सकता है, कि दोनों से आयन बनते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो, कोई लिखेगा नहीं, मैं बता देता हूँ। आयनाइजेशन का साफ साफ मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। अभी कोई लिखेगा नहीं, जैसे बहुत सारी बातें हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने। ये जो प्रोसेस यहाँ पर हुआ ना, ये आयनाइजेशन है। इसे आयनन कहा जाता है। आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन को जो निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन से वाला होता है? ये मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, जो कहाँ होता है? वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में, वायतम कोश में। इनको बोलना, ये ना आगे आगे बैठे। आप ना आगे के बैठो, यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ। हाँ, यहाँ आगे बैठिए, आगे आइए, आप यहाँ पे बैठिए। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो वायतम कोश में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वायतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको निकालना होता है। ठीक है? किसी को पता है इसको निकाल के कहाँ ले जाते हैं? इसको निकालने के बाद कहाँ ले जाना होता है? एट इंफिनिटी। इसको अनंत पे लेके जाते हैं। ये शर्त होती है। आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालो और उसको इन्फिनिटी पे लेके जाओ। और एक इंपॉर्टेंट बात और भी होती है, ये एलिमेंट ना गैसेस स्टेट में होना चाहिए। गैसीय होना जरूरी है, और 1 मोल होना चाहिए। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, अब ये आपका एक्चुअल में आयनाइजेशन है। और जो भी आपकी यहाँ एनर्जी लगेगी, उसका नाम क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, ये पहले सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। 1 मोल होना जरूरी है, गैसेस स्टेट में होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालना है, उसे कहाँ लेके जाना है, ये सारी बातें बताऊं आपको। अब जाके हमारा आयनाइजेशन हुआ, जो भी हमारी एनर्जी लगेगी, इसमें ऊर्जा लगेगी हमेशा। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें एनर्जी खर्च होगी ही होगी, है ना? इसमें एनर्जी खर्च होगी ही होगी। इसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। बोलो, क्लियर हुआ सबको? 1 मोल होना चाहिए। किस स्टेट में होना चाहिए? गैसेस। इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालने वाला है, और कहाँ लेके जाना है उसको? इन्फिनिटी। एक बार नोट करो इसको। तो निकाल के ले जाना है एट इन्फिनिटी। गैस होना जरूरी इसलिए, अगर ये सॉलिड या लिक्विड हुआ ना, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी उसको अलग करने में। तो उसको अलग हुआ हमें मिलना चाहिए। जब वो अलग हुआ मिलेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप, जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। मान लीजिए आपने उसको सॉलिड स्टेट में ले लिया, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी तो उसे गैस बनाने में खर्च हो जाएगी। पहले वो सॉलिड से गैस बनेगा, फिर वो आयनाइज होगा, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी नहीं। समझ रही हैं आप? तो आयनाइज करना, पहले उसको गैसेस स्टेट में लाना जरूरी है ना। बच्चे, बातें नहीं, बातें नहीं, मत बोला करो क्लास में। बताओ, इतना आया सबको समझ?
ये होता है आयनाइजेशन। अभी नोट मत करना, आप रुक जाओ सब लोग। देखा, अभी ना मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, हो सकता है मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लूं, ये भी पॉसिबल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालूंगा, अब भी एनर्जी लगेगी, उसका नाम फिर क्या होगा? वो भी आयनाइजेशन थैलेपी है, लेकिन उसका नाम है सेकंड आयनाइजेशन थैलेपी। इसका नाम क्या था? फर्स्ट। वो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने की थी, दूसरे निकालने की। अब मैं अगर एक और निकाल दूं, तो क्या कहेंगे इसको हम? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसी फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी। आप जो सा इलेक्ट्रॉन निकालते रहेंगे, उसके हिसाब से आपकी एनर्जी खर्च होती रहेगी, वो आयनाइजेशन एनर्जी मानेंगे। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अभी को लिखिए भाई। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, चलता रहता है ऐसे। अब एक बात तो मुझे आंसर दो, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? पक्का? ये कह रही है थर्ड वाली सबसे बड़ी वैल्यू है। अच्छा बताओ क्यों? अब इनकी बात सब ध्यान से सुनो। आप सही कह रही हैं, क्यों लगी? जरूरी थोड़ा है कि वो न्यूक्लियस के पास हो, क्या आपने, ये तीनों इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ही बैठे हो? तो यही तो पूछे हैं, अब निकालना मुश्किल क्यों होगा? चलो कोई बात नहीं, सो क्या आप कुछ कह रही हो, बताइए। लाइफ, इसको ऐसे बोलिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इजी टू से। जब एटम में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है ना, तो एटम क्या करता है, उसका न्यूक्लियस क्या करता है? बाकी इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से अट्रैक्ट करता है। समझ रहे हैं आप? एक और चला गया, तो बाकी को और अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। इसका सीधा सा आंसर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। देखो वो आपसे रीजन पूछेंगे। ये बात सच है कि थर्ड ज्यादा होती है, सेकंड से सेकंड ज्यादा होती है, फर्स्ट से फोर्थ और भी ज्यादा होती है, फिफ्थ और भी ज्यादा होती है। मना नहीं कर रहे हैं इस बात को, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती, आप जितनी आगे जा रहे हैं ठीक है, उतना मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज क्या बढ़ रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए आयनाइजेशन थैलेपी बढ़ती जा रही है। बोलो सब अच्छे एग्री हो? ठीक है, इट इज इजियर टू से, ये आसान पड़ेगा। अभी लिखना नहीं है प्लीज, अभी लिखना नहीं है। अब एक और हमारे पास बड़ा अच्छा पॉइंट है, उसको भी एनालाइज करना। देखो अब देखते हैं किसके दिमाग में स्ट्राइक करता है। हम ना अपने पास से एक एटम ना, कोई भी एटम लेके ना, एक एक डेटा एज्यूम कर लेते हैं। एक एटम की ना फर्स्ट आयनाइजेशन थैलेपी है 10 जूल। कितनी है? 10। दूसरी है 15। तीसरी है 25। और चौथी है 1000। देखो बच्चे जरा ध्यान देना, किसी एटम की फर्स्ट आयनाइजेशन थैलेपी है, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, 10 जूल मान लिया हमने। दूसरी वाली 15 हो गई, तीसरी वाली 25 हो गई, चौथी वाली एकदम सीधा 1000 हो गई, 1000। एकदम जंप लग गया। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, बताओ आप। पीछे बैठे हैं विद्या मंदिर वाले स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? तोहिद। तोहिद जी बताइए। फर्स्ट तो आपके 10 है, सेकंड 15 है, थर्ड 25, फोर्थ 1000 का मतलब क्या? बताइए मिस्टर तोहिद। बोलिए, रीजन दीजिए। एकदम चौथी वैल्यू इतनी बड़ी क्यों हो गई? इसका बड़ा होने का मतलब क्या है? नहीं आइडिया होगा, बैठ जाइए। 10 में से को बताना चाहता हूँ, आप बताइए। वो तो बात सच है, ज्यादा तो इनका भी हुआ था, ज्यादा तो इनका भी हुआ था, लेकिन वैल्यू एकदम से इतनी बड़ी आने का मतलब क्या है? ज्यादा पास है, ये भी बात सच है। और कोई बात कहना चाहते हैं? बताओ, हाँ बताओ बताओ। एक मिनट को बोलने कुछ कह रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, इज राइट, है सही कह रहे हैं। देखो, देखिए सुनिए, ये चौथी वैल्यू इतना बढ़ाने का मतलब पता है क्या है? आपने शेल चेंज कर दिया, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में बैठा हुआ। इतनी बड़ी वैल्यू क्यों लग रही है? वो वैलेंस शेल नहीं है फिर, वो वैलेंस शेल नहीं है, फिर वो अंदर वाला शेल हो गया। ये सही कह रहे हैं बिल्कुल। इसका मतलब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? एक, दो, तीन। तीन तो माने जाएंगे, चौथा नहीं माना जाएगा। अरे ये बस सबको समझ लो, कितना सही पॉइंट बोलो, क्लियर हो गया आपका भी? आई थिंक आंसर यही था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सब क्वेश्चन आपको बुक से मिलेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, वहां बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी इस तरह की। वो यार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वरना एग्जाम में गलतियां होती हैं।
तो अब हमारा अब यही टॉपिक है, आयनाइजेशन थेरेपी। अब आप नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्विक जो लिखना चाहते हैं लिखिए, बात ना करिए, देखिए सब पार्टिसिपेट करें। तोहिर बोला करो आप भी, जैसे दोस्तों से बात करते हो ना, इतनी बात हमारे से केमिस्ट्री कर ले तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाए। और साथ में बैटिंग का नाम क्या है? शादान। शादान। डॉक्टर शादान, डॉक्टर तोहिर, डॉक्टर से बैठे हैं ना। इस साथ में बैटिंग का नाम क्या है? आसिफ। आसिफ। आसिफ इकबाल। भाई तो पढ़िए, मेहनत कीजिए। वही जो है, चाहे वो आसिफ है कोई भी है, पढ़ना तो होगा ही, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। बुक्स लीजिए, प्रॉब्लम्स करिए, लगातार क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं आपको। आप कभी वीडियो देखिए यूट्यूब पे, अगर दिखाते हैं कोटा के टीचर्स होते हैं, कहने कि डेली आपको ना कम से कम भी 500 600 क्वेश्चंस करने हैं डेली। जब आप इतनी प्रॉब्लम्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे कि फिर आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं। आपकी प्रैक्टिस से नहीं है, आपने इतने क्वेश्चन नहीं करे, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और चीजें याद रहती है जब क्वेश्चंस करते हैं, गलतियां करते हैं। आपसे क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, किसी ने बताया ऐसे ठीक करना था, फिर आप भूलेंगे नहीं कभी। चलिए सभी नोट कर लिया उम्मीद है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन, ये भी हमने सीख लिया। एकदम इतना बड़ा गैप आने का मतलब क्या है? चलो अगले स्टेप पे हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, डन। अब नेक्स्ट हेडिंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अभी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ये एंथैल्पी? कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। तो इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मैं डिस्कस कर। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, जरा अटेंशन पे करिएगा। देखो, इसको अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर होता है एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार। चलिए ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक साइज कहते हैं उसे, परमाणु का आकार। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए। देखिए एक बड़ी कॉमन सी बात है, आपको क्या लगता है जितना एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? उतनी ही कम होगी। क्यों? साइज बड़ा होने से क्या हुआ? हाँ, इजी हो जाएगा। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल कम होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। सही बात है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। अभी लिखो मत। और आपको पता है लेफ्ट टू राइट साइज क्या हुआ था? डिक्रीज। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज। ऐसे बढ़ती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। और डाउन द ग्रुप क्या होती है? साइज क्या हुआ था? बड़ा। बड़ा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। बोलो क्लियर हुआ? अभी लिखो मत। इसे कहते हैं ट्रेंड, है हमारी टेबल का जनरल ट्रेंड। हम इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, डाउन द ग्रुप घटती है। ये ट्रेंड बना हुआ है। बोलो क्लियर हो गया? इन जनरल अभी लिखना नहीं प्लीज को भी। अब आपको पता है सबसे आखिरी में कौन सी फैमिली है? देखो वो, देखो वो नोबेल गैसेस की फैमिली है। तो वो बताएगा मुझे पूरी केमिस्ट्री में हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? अगर हाईएस्ट की बात करें, सबसे ज्यादा किसकी है, अधिकतम किसकी है? बताओ। पूरी केमिस्ट्री में बताओ भाई, टेबल आपके सामने है, सब कुछ है। बोलो। नहीं बोलो, वो कौन है भाई? उसका नाम बताना पड़ेगा। हीलियम। सबसे ऊपर हीलियम ही बैठा हुआ। जब डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है, सबसे ऊपर तो हीलियम है, तो हीलियम की हाईएस्ट है। बोलो इज इट क्लियर? देखो हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया, अभी नोट मत कीजिएगा, हीलियम की हाईएस्ट है। बोलो फाइनल है। और डाउन द ग्रुप घटती है, सबसे कम किसकी है? जो फर्स्ट ग्रुप में सबसे नीचे बैठा हुआ है। सबसे नीचे है फ्रांसियम। लेकिन फ्रांसियम ना रेडियो एक्टिव होता है, इसके ऊपर बहुत डिटेल नहीं होती है हमारे पास ना, रिसर्चेस नहीं हुई है इसके ऊपर। तो हम लोवेस्ट किसकी मानते हैं? सीजियम की मानते हैं। इसकी मानते हैं सीजियम। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। हाईएस्ट किसकी है, लोवेस्ट किसकी है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कीजिए।
ऐसा नहीं होता कि वो बात सच है, इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, लेकिन हम एनर्जी से निकाल तो सकते हैं ना। ये तो प्रोसेस हुई एंडोथर्मिक रहा है। आप एनर्जी देके तो इलेक्ट्रॉन निकाल रही हैं, तो हम हीलियम में से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एनर्जी इतनी ज्यादा खर्च होती है कि कोई वो करना नहीं चाहता, कुछ उसे करता नहीं है, वो प्रैक्टिकली मुश्किल पड़ता है। पॉसिबल तो है ना। जनरल बॉन्ड है। एटॉमिक साइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। जितना साइज बड़ा होता है एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होता है, जितना साइज छोटा होता है इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होता है। ये सबको अच्छे से आया बिल्कुल, कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा पहला केस हुआ, एटॉमिक साइज। पहला फैक्टर है, पहला कारक जिसे कहते हैं। कैसे एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करता है। सेटिस्फाइड? आ गया सबको समझ, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। अब दूसरा फैक्टर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो मैं आपको थोड़ा सा ना इसी के अंदर एक बात सिखाऊंगा, बहुत ही काम की बात है वो। देख लिया सब लोगों ने? ये बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपका गलत किसी भी कॉस्ट पे ना हो। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो, देखो जैसे लिखा है ना कि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। देखिए अब यहाँ पे ना हल्का सा करेक्शन करने की जरूरत है। अब जरा सुनिए सुनिए सुनिए, देखो मैंने कहा था ये जनरल है, ये जनरल ट्रेंड है, ये ट्रेंड फेल हो जाता है। देखो ट्रेंड फेल कैसे होता है, नोट मत करना। यहाँ पे एक फैमिली आती है, उसे कहते हैं 15 ग्रुप। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और यहाँ पे आता है 16 ग्रुप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बात मत करिए। देखिए आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा। नाइट्रोजन वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन फैमिली वालों से ज्यादा होती है। देखो सरप्राइज, जबकि हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। हो रहा उल्टा है यहाँ पे। 15 ग्रुप के एलिमेंट ऐसे हैं जो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स को बीट कर देते हैं, उनको हरा देते हैं। देखो आप, ये बहुत अजीब बात है। इसको हम सेकंड हेडिंग में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप नोट करो इसी के नीचे हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो आपको सिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आयनाइजेशन थेरेपी को अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है, ये पता लगा। 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी 16 ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा होती है। देखो पता लगाते हैं ज्यादा क्यों होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से, फास्फोरस की ज्यादा है सल्फर से, आर्सेनिक की ज्यादा है सेलेनियम से। क्यों? देखो जरा ध्यान दो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। क्या ऐसा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p3। देखो 2p3। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। आपके माइंड में कुछ आ रहा है? ये p3 होने से क्या हो रहा है? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया ना ये। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड का मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल, ज्यादा स्थायी हो गए। देखो सुनो, ये एलिमेंट एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड का मतलब होता है ज्यादा स्थायी होना, स्टेबल होना। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या पड़ेगा? मुश्किल पड़ेगा। देखो तभी तो उन्होंने ऐसा करा। बोलो आ रहा है कुछ समझ? अभी लिखो मत, ये हर साल नीट में आता है, हर साल। ऐसी एक फैमिली और है, वो फैमिली है बेरिलियम फैमिली। ये भी बड़ी अजीब फैमिली है। ये फैमिली क्या करती है? जो इससे अगली वाली फैमिली है ना, बोरोन फैमिली, ये उसको हरा देती है। देखो ये उसको हरा देती है, ऐसा लाइक दिस से। बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है बोरोन से। देखो ज्यादा क्यों होती है? बेरिलियम के लास्ट में क्या आता है? 1s2, 2s2। और बोरोन के लास्ट में क्या आता है? 1s2, 2s2, 2p1। देखो ये सब शेल क्या है? पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है ना? पूरा भरा हुआ है। ऐसी मैग्नीशियम वाला भी पूरा भरा हुआ है, उसके लास्ट में क्या आता है? 3s2। देखो सुन लो आप, दो फैमिली बहुत अजीब है। एक तो नाइट्रोजन फैमिली है, एक बेरिलियम फैमिली। बेरिलियम फैमिली बोरोन फैमिली को हराती है इसी वजह से। और
नाइट्रोजन फैमिली किससे हराती है? ऑक्सीजन फैमिली। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से। एक हाफ फील्ड है, एक फुली फील्ड है। नोट करिए जरा इसको, इसको अच्छे से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हाफ फील्ड है और एक फुली फील्ड है। एक अर्ध रूप से भरा हुआ है, एक पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इससे दोनों में क्या आ गई? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इससे दोनों में क्या आ रही है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ने, ज्यादा स्थायित्व ने आयनाइजेशन थैलेपी को बढ़ा दिया। ज्यादा स्थायित्व ने आयनाइजेशन थैलेपी को बढ़ा दिया, उसको इंक्रीज कर दिया। बात नहीं करनी किसी को भी, नोट कीजिए। देखो और ना, और भी इनकी डेप्थ बनती है। और डेप्थ देखो, हम जब पीडीएफ ब्लॉक पढ़ेंगे ना, वापस स्टडी करेंगे, लेकिन जनरल पढ़ रहे हैं इसको। मैंने आपको पहले ही बोला था, इस चैप्टर को शुरू होने से पहले कहा था कि इन जनरल आपको सिखाया जा रहा है। अभी कुछ कॉमन कॉमन सी बातें बता रहे हैं, बाकी तो मैं डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक तो बहुत डिटेल में पढ़ने होंगे। जब बहुत डेप्थ में स्टडी करेंगे तो वहां में अच्छे से आ जाएगा। और फिर भी आप डाउट लेकर आइए, प्रॉब्लम लेकर आइए, मना कोई नहीं कर रहा। देखो मैं आपको एक चीज और भी सिखाता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं इसी में ही। शायद ये क्वेश्चन इस बार जेई मेंस में आया था या नीट में आया। हर साल ही मिलता है, ये भी क्वेश्चन फिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे इसको हम लोग। और इस विन्यास ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। बेरिलियम फैमिली को स्पेशल बना दिया और नाइट्रोजन फैमिली को स्पेशल बना दिया। चलिए बच्चे, क्लियर हो गया होपफुली। आए अगले स्टेप पे। अब देखो एक बहुत काम की बात है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं ना, ये इस बार आया था कहीं। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। बाकी ना, जब हम ब्लॉक्स को वन बाय वन पढ़ेंगे ना, बहुत डिटेल में वहां देखेंगे। अभी तो जनरल पढ़ाया जाएगा। देखो जरा इसका मीनिंग सब बता दे। इसका मीनिंग है वैसे बता के आ चुका हूँ। अब मैं आपको ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, देखो जरा सब अटेंशन पे करना। देखो, देखो बिल्कुल ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन होगा। ये एक फैमिली है, इसको बोरोन फैमिली कहते हैं। अभी लिखेगा नहीं, क्या नाम है इसका? बोरोन फैमिली, बोरोन परिवार। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसका टॉमी नंबर 5 है, इसका 13 है। ऐसे ना आपको हर एक फैमिली कराई जाएगी वन बाय वन। तो वहां आपको ना बहुत अच्छे से करा देंगे, कोशिश करेंगे आया आपको समझ। ये इनके कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। चलो, किसी ने पूछा अच्छा इसकी आयनाइजेशन थैलेपी किस ऑर्डर में होगी? देखो ये लिखे हैं सारे के सारे। देखो ये ना, एक पूरा परिवार है, पूरी फैमिली है। बताओ क्या ऑर्डर बनेगा? सबसे कम किसकी होनी चाहिए? बताओ, ऐसे बढ़ती है ना, ऐसे घटती है ना आयनाइजेशन थैलेपी, तो क्या ऑर्डर होना चाहिए? थैलियम की सबसे कम, उससे ज्यादा इंडियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, और देन हम इसे कहेंगे एक्सपेक्टेड ऑर्डर। एक्सपेक्टेड मतलब होता है जो हमारी उम्मीद के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन पता है एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपने किसी पे एनसीईआरटी यहाँ पर होगी एट प्रेजेंट, तो लाया हुआ चांस की मुझे। देखो डेटा वहां से लिखवा देते हैं आपको ना, ये वहां पे ना सोल्ड एग्जांपल है। देखो आपको डेटा लिखवा देते हैं सब। देखो, देखो बातें कर रहा है कोई लगातार यार। केमिस्ट्री की बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे बोलना अलाउड नहीं है। देखो इसका जो एक्चुअल ऑर्डर में ये है, बोरोन की आयनाइजेशन थैलेपी होती है 801 किलो जूल पर मोल। डेटा के साथ लिखवा रहा हूँ। एल्यूमिनियम होता है 577, ये होता है 579। देखो आपको देख के अजीब लगेगा, वैल्यू बढ़ गई है इसकी। इंडियम होता है 558। और पता है थैलियम कितना होता है? ये होता है 589। देखो कितनी सरप्राइज बात है।
देखो दो जगह प्रॉब्लम्स आई हैं। कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ? एक तो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ, देखो, देखो यहाँ आ गई। और एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो इन दो जगह पे बिल्कुल ऑर्डर डिस्टर्ब है। एक तो यहाँ डिस्टर्ब है, एक यहाँ डिस्टर्ब है। बोलो है ना? भाई गैलियम को इससे कम होना चाहिए था, ज्यादा आ रही है वैल्यू, देखो ऐसी ही ज्यादा आ रही है। इन दोनों ने सारी चीजों को बिल्कुल डिस्टर्ब किया हुआ है। अब इन्हीं के ऊपर डिबेट करेंगे बात। आ रही बात सबको समझ? ऐसे हर एक फैमिली पढ़ के पता लगता है। अब देखो गैलियम की आयनाइजेशन थैल्पी ज्यादा क्यों है, अब जरा सब ध्यान देना देना। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के आऊं, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। आपको पता है केमिस्ट्री में चार तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस पी डी एंड एफ। आपको एक बात पता हो, मैंने भी क्लास में बताई नहीं। एस के अंदर ना, एस शोज मैक्सिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैक्सिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका मतलब ये होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जितनी अच्छी स्क्रीनिंग, जितनी अच्छी स्क्रीनिंग एस वाले करते हैं कोई नहीं करता। एस के बाद पी होता है, पी के बाद डी होता है, डी के बाद एफ। ये सबसे बेकार स्क्रीनिंग करते हैं। देखो सुनना, ये केमिस्ट्री में क्या करते हैं, सबसे बेकार स्क्रीनिंग। ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं डी एंड एफ। एस एंड पी वाले तो बहुत अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन डी और एफ वाले बहुत ही पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। एक बार आप ये ऑर्डर नोट कर लो। इसका रीजन होता है, इनके ऑर्बिटल सब बड़े बड़े होते हैं, तो इनके इनके जो इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे फैल जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। आप नोट कर लो ये। इसे कहेंगे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब यही लिखिए आप सिर्फ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। एस मोर देन पी, मोर देन डी, मोर देन एफ। इसे हम कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। एस मोर देन पी, मोर देन डी, मोर देन एफ। जितनी अच्छी स्क्रीनिंग एस वाले करते हैं ना, कोई भी नहीं कर सकता। एस के बाद पी आता है, पी के बाद डी आता है, डी के बाद एफ। डी और एफ तो सबसे बेकार स्क्रीनिंग करते हैं। डी और एफ तो पुअर स्क्रीनिंग के लिए फेमस है, कि जब भी किसी एटम में आएंगे पुअर स्क्रीनिंग करा करेंगे डी एंड एफ वाले। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। आई बात सबको समझ? अब ये डेटा बाद में लिख लीजिएगा। अगर आप प्लीज अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बोर्ड पे ध्यान दो। देखो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। नोट मत कीजिएगा। गैलियम आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1। एटॉमिक नंबर 31 होता है ना इसका, ये कॉन्फ़िगरेशन। चलो देखो, आप पूरी क्लास से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो देखते हैं किसके दिमाग में आता है। बोर्ड पे उसका आंसर लिखा हुआ है, और थोड़ा दिमाग लगाने की बात है, और वो स्टूडेंट एकदम से बता देगा इसका आंसर। देखो क्लास में क्वेश्चन आपसे ये है कि गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों है। गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों है, और आप ध्यान से कॉन्फ़िगरेशन देखिए, पता लग जाएगा। आप बताओ गैलियम की ज्यादा क्यों है, बताए को बच्चा। यहाँ आया D10। D10 से क्या हुआ, पुअर स्क्रीनिंग। देखो सुनो, ये इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं पुअर स्क्रीनिंग। पुअर स्क्रीनिंग का मतलब न्यूक्लियस को ठीक से कवर नहीं कर पा रहे। ये ठीक से न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पा रहे, तो न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, क्या किया, कम अट्रैक्ट किया, ज्यादा अट्रैक्ट किया, कम नहीं करा, ज्यादा अट्रैक्ट किया। जब पुअर स्क्रीनिंग हो रही है, ध्यान दो दोबारा से, ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ठीक से न्यूक्लियस को ढक नहीं पा रहे, है ना। जब न्यूक्लियस को ठीक से कवर नहीं कर पा रहे, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ही तो अट्रैक्ट करेगा, तभी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो इसलिए वैल्यू ज्यादा आ रही है बस समझ, तभी वैल्यू ज्यादा आ रही है। ये क्वेश्चन नीट में हर साल आता है। ये पी ब्लॉक में हम डिस्कस करेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना डिटेल में। ये पी ब्लॉक भी हमारे सिलेबस में है। इसे ग्रुप 13 कहते हैं। ग्रुप 13 में आपको सिखा दिया जाएगा। लेकिन अगर अभी भी अच्छा कर सकते हो तो स्ट्रॉन्ग करिए आप लोग। ये डी इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। एक और बात, थैलियम ज्यादा क्यों है एंडियम से। अब देखो इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे, अब इसके बाद करते हैं। तो नोट करिए पहले आप, अच्छे से हाईलाइट करिए, स्क्रीनिंग फैक्ट का ऑर्डर लिखिए। सबसे बेकार स्क्रीनिंग कौन करते हैं तो जरूर लिखिए। और जब भी कहीं D10 और F14 आएगा, वहां पे दिक्कत आएगी।
डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। ज्यादा कोई भी और हो गया है? कैसे आता है? वो मांग लेते हैं भाई। है? क्या कर रहे हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हो? अच्छा, ठीक है। ठीक है भाई, तो चलिए। सब्जी दिखती हुई है, दिख नहीं है। इसमें से नगर से मिलती है। ये सोच तो पाल में मिलती है। नहीं भी रहता हूँ मंडी की तरफ से। बड़ा है किसी इसे दाम में लाट देने के पीछे रहता हूँ। बस फैमिली रहता है। लाट के साथ चला गया। लगवा रहा है। भाई सामने में दो बार तीन मैच चल रहा है। बैठ के पास एग्जाम में आप परिस्थिति ऊपर तो है सर। अच्छा तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, खासकर डी 10, जो पुअर स्क्रीनिंग कर रहा है। बातें नहीं, पुअर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और पुअर स्क्रीनिंग ने क्या करा, आयनाइजेशन थैलेपी को बढ़ा दिया। अब ऐसे ही हमारे सामने एक पेयर और है, इंडियम एंड थैलियम। इसको ट्राई करेंगे। चलो, इनका ना कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो पता लगेगा। कर लिया सबने नोट? ये अच्छे से हाईलाइट कर लिया, ये ऑर्डर लिख लिया। जब भी कहीं पे D10 F14 आएगा ना, ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। बिकॉज D10 और F14 दोनों क्या करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। चलो, इंडियम और थैलियम की बात करते हैं। अब करें इसको। अच्छे, नोट कर लिया सबने? चलो, देखो अब इंडियम। इंडियम का टॉमिक नंबर क्या था, कितना था? 49, और थैलियम का 81। जरा इसका ना कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अभी कल परसों आपको मैंने ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाया था। लिख रहे ना सब लोग मिलके? देखो तो पता लगेगा ना कि थैलियम की आयनाइजेशन थैलेपी ज्यादा क्यों हुई। जरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो सब बच्चे मिलके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो दोनों की, एकदम पता लग जाएगा कि ज्यादा क्यों हो रही है इंडियम की या थैलियम की आयनाइजेशन थैलेपी। पहले कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ईमानदारी से कल लिखवाया था वैसे ही करो। या कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इंडियम और थैलियम। कॉन्फ़िगरेशन से पता लग जाएगा। सही है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पता लग जाएगा। बोलिए, सब कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d, 4d10। उसके बाद क्या रहा है? नहीं, एक मिनट अभी रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए यहीं पर ही। 36, 38, 48। हाँ, अब आएगा 5p1। ये कॉन्फ़िगरेशन आया। ठीक है, अभी रुक जाना। अब थैलियम को देखिए आप। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। उसके बाद 4p6, 5s2, 4d10। उसके बाद क्या आया? 5p6, 6s2। उसके बाद क्या आया? 4f14, 5d10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 80 हो गए। और लास्ट में क्या है? 61। 61 आएगा ना? ठीक है, देखो अब ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब रुको जरा, सब बच्चे रुको, देखो देखो ना, दोनों कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो। देखो, जो इंडिया में उसके लास्ट में यहाँ पे D10 आ रहा है, नेचुरली पुअर स्क्रीनिंग हो रही है, मना नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखना कौन कौन आ रहा है। D10 भी आ रहा है, और F। यहाँ पे तो और भी पुअर स्क्रीनिंग हो रही होगी, बताओ। बोलो, होगी नहीं होगी? यहाँ पे और पुअर स्क्रीनिंग हो रही होगी, तो आयनाइजेशन थैलेपी बढ़ गई होगी।
देखो आप देखो एक चीज सुन ले, साइंस में कभी भी ना आप केमिस्ट्री में D10 और F14 को देखे ना, आपके माइंड में ना एकदम सा है कि यार ये लोग बस ये जहां दिख जाए ना समझ जाया करो पुअर स्क्रीनिंग होगी। ये पुअर स्क्रीनिंग का इंडिकेशन है। D10 F14, ये जो D10 और F14 मिलके बैठ गए ना, कलेक्टिव मिलके, इन्होंने ही आयनेशन थैलेपी को पढ़ाया। बोलो क्लियर हुआ? जो कितना अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल एनसीईआरटी का। ढंग से इनको अच्छे से कर लो अगर सिलेक्शन चाहते हो। क्लियर हो गया? इसको जल्दी से कॉपी करना करें। अब हम नेक्स्ट पीरियोडिक प्रोपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। आयनेशन थैलेपी हमारा पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगला हेडिंग है इसके बाद। पहले इसको नोट से करना, जल्दी से करें, थोड़ा फास्ट लिखें ताकि लग जाए। देखो मेहनत करो यार आप लोग भी ना, तुम्हारे बच्चे बहुत मेहनती इतने होने चाहिए। नीट निकालने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या हो गया? उम्मीद है सबने कॉपी कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। नोट कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका हिंदी नेम होता है विद्युत ऋणात्मकता। चलो देखो अब इसकी डेफिनेशन होता है। इसकी डेफिनेशन बहुत ट्रिकी है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होती। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, देखो ध्यान देना। ये रखा है शेयर्ड पेयर। क्या कहते हैं इसको? शेयर्ड पेयर, साझे वाला इलेक्ट्रॉन युग्म। पता क्या होता है? फ्लोरीन क्या करता है? इस पेयर को अपनी साइड खींच लेता है। नोट मत करो अभी। फ्लोरीन ने पेयर अपनी साइड खींच लिया, खींचते ही खुद हो गया नेगेटिव। और वो कैसा हो गया? ये जो पेयर खींचना है ना, ध्यान दो, ये जो टेंडेंसी है पेयर खींचने की, इसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं लिखवा दूंगा अपने वर्ड्स में, ऐसे ही यहाँ होता है। यहाँ पे फ्लोरीन अपनी साइड पेयर खींच लेता है, देखो आप। अब मान लीजिए आपके पास एक बॉन्ड है ऑक्सीजन और क्लोरीन का। इस बार ऑक्सीजन ने पेयर अपनी साइड खींच ली है। देखो इस टॉपिक में हमेशा ऐसे ही होगा, हमेशा ऐसे ही होगा। एक एटम क्या करेगा? शेयर्ड पेयर को अपनी साइड खींचा करेगा, वो पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। जो ये टेंडेंसी है पेयर को अपनी साइड खींचने की, इसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो आ रहा है समझ? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं इसको। इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा कि क्यों हुई, कैसे हुई। आपको शो करना, शो कर लो फटाफट जल्दी। अगर ऐसे किसी को बनाना हो बना लीजिएगा। इसकी बहुत डेप्थ तो हम कल पढ़ पाएंगे, आप इसको नोट कर लें ऐसे। कल चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे बिल्कुल। और मतलब जब भी कल क्लास होती है परसों। चलो अभी कल भी क्लास थी, कल भी थी क्लासेस आपकी? कल केमिस्ट्री क्लास नहीं थी, आज ही एंड हो जाता। नोट कीजिए फटाफट, इसको बनाइए, इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करें, फिर एक लाइन नोट कर लो उसके नीचे। बोलो, चलिए इसके डेफिनेशन लिखिएगा। देखिए, टेंडेंसी ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम, टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड समझते हो? इसने क्या कर रखा होता है? बॉन्ड बना रखा होता है। टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम, ये टेंडेंसी बॉन्डेड एटम की, सब बॉन्ड बना रखा है। टू एट बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट, क्या कहेंगे? टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। tendency of a bonded atom to attract the shared pair of electrons, to attract the shared pair of electrons is called electronegativity. Tendency of a bonded atom, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को, बॉन्डेड एटम वाली बात को। ये टेंडेंसी जो है ना वो बॉन्डेड एटम की है, इससे बॉन्ड बना हुआ होना चाहिए, एटम फ्री नहीं होना चाहिए। टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द shared pair of electrons, shared pair of electrons is called electronegativity। आगे बात सबको समझ? ठीक है, तो इसके लिए एटम कैसा होना चाहिए? बॉन्डेड। अब इसके ना बहुत डिटेल है। डिटेल इन वर्सेस किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ज्यादा किसकी है, कम किसकी है।
इन सब बातों को हम डिस्कस कल कर लेंगे। वैसे मैं जनरल ट्रेंड लिख देता हूँ। आप में से को बता सकता है कि ये लेफ्ट राइट घटेगी या बढ़ेगी? ये टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी, बता सकते हैं? अच्छा, इसमें किस चीज का रोल है, क्यों पेयर अट्रैक्ट करा जा रहा है? एक एटम देखो, एक मिनट, फ्लोरीन ने पूरा पेयर अपनी साइड खींच लिया, हाइड्रोजन ने क्यों नहीं रोका उसको? कि फ्लोरीन की नहीं, दैट इज ट्रू, ज्यादा क्यों थी? क्योंकि फ्लोरीन का ईएनसी ज्यादा था। उसका ईएनसी क्या था? चलो इस पर हम डिबेट कल करेंगे, ठीक है? अब ये लेंदी है, आज के लिए इतना ही बस। Thank you.